कभी सोचा है भारत जैसा इतना विशाल और इतनी विविधताओं से भरा देश, क्या इसे कोई एक अकेली सरकार चला सकती है? जाहिर है नहीं। यहाँ पर बैलेंस और यूनिटी बनाए रखने के लिए पावर को बांटना यानी उसे शेयर करना बेहद जरूरी हो जाता है। और जानते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच पावर की इसी शेयरिंग को हम कहते हैं संघवाद, या इंग्लिश में कहें तो फेडरलिज्म। यही वो सिस्टम है जो हमारे देश की नींव को मजबूत बनाता है और सबको साथ लेकर चलता है। तो चलिए आज के इस सफर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, एक नजर डालते हैं। हम जानेंगे कि फेडरलिज्म आखिर है क्या, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, इंडिया में पावर कैसे शेयर होती है और कैसे ये डेमोक्रेसी को हम सबके दरवाजे तक ले आता है। तो चलिए सबसे पहले सवाल से ही शुरू करते हैं। आखिर ये संघवाद है क्या? आइए इसे एकदम सिंपल भाषा में समझते हैं। देखिए, फेडरलिज्म का सीधा सा मतलब है कि सरकार के कम से कम दो लेवल होते हैं। एक सरकार जो पूरे देश के लिए हो यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, और दूसरी सरकारें जो अलग अलग राज्यों के लिए हों। और सबसे खास बात यह है कि ये दोनों ही सरकारें यानी सेंटर और स्टेट अपने अपने एरिया में इंडिपेंडेंट होकर काम करती हैं और उनकी जवाबदेही सीधे हम लोगों यानी जनता के प्रति होती है। अब फेडरलिज्म को और अच्छे से समझने के लिए चलिए इसका ठीक उल्टा देखते हैं, यानी यूनिटरी सिस्टम। जैसे भारत या अमेरिका में जो फेडरल देश हैं, वहाँ राज्यों के पास अपनी अलग पावर्स होती हैं, लेकिन श्रीलंका जैसे यूनिटरी सिस्टम में सारी की सारी पावर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। तो आखिर फेडरलिज्म का मकसद क्या है? इसके दो बड़े ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला, देश की यूनिटी को बचाना और उसे बढ़ावा देना, और दूसरा, हमारे देश में जो इतनी रीजनल डाइवर्सिटी है उसको भी जगह देना, उसका सम्मान करना। और देखिए, ये सिस्टम तभी कामयाब हो सकता है जब सरकारों के बीच आपस में भरोसा हो और साथ मिलकर रहने का एक अग्रीमेंट हो। ठीक है, तो ये फेडरल देश बनते कैसे हैं? इनको बनाने के दुनिया भर में मोटे तौर पर दो तरीके हैं। पहला तरीका है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें कई इंडिपेंडेंट स्टेट्स साथ आकर एक बड़ी यूनिट बना लेते हैं, अपनी थोड़ी थोड़ी पावर मिलाकर एक मजबूत देश बनाते हैं। इसके बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। दूसरा तरीका है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इसमें एक बहुत बड़ा देश अपनी यूनिटी और डाइवर्सिटी को संभालने के लिए खुद अपनी पावर्स को अपने स्टेट्स में बांट देता है। और हाँ, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हमारा अपना देश भारत। तो एक अच्छे फेडरल सिस्टम की पहचान क्या है? इसके कुछ की फीचर्स होते हैं। संविधान में साफ साफ लिखा होता है कि किस सरकार का क्या अधिकार क्षेत्र है, मतलब कौन किस मुद्दे पर कानून बना सकता है, टैक्स लगा सकता है। अगर कभी सेंटर और स्टेट में कोई झगड़ा हो जाए तो उसे सुलझाने के लिए एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी यानी स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। और ये भी बहुत जरूरी है कि हर सरकार के पास कमाई के अपने सोर्स हों ताकि वो अपना खर्चा खुद चला सके। चलिए अब जरा इंडिया पर फोकस करते हैं। हमारे संविधान ने पावर शेयरिंग के लिए क्या गजब का सिस्टम बनाया है, आइए देखते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है। इसका मतलब बहुत गहरा है। इसका मतलब है कि भारत एक ऐसा संघ है जो टूट नहीं सकता। कोई भी राज्य अपनी मर्जी से इससे अलग नहीं हो सकता। और जैसा मैंने पहले बताया, इंडिया में सरकार के सिर्फ दो नहीं बल्कि 3 लेवल्स हैं: यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। ये पावर शेयरिंग 3 लिस्ट्स के जरिए की गई है। पहली है यूनियन लिस्ट। इसमें वो सब्जेक्ट्स हैं जो पूरे देश के लिए जरूरी हैं, जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग। इन पर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है। दूसरी है स्टेट लिस्ट। इसमें पुलिस, खेती-बाड़ी जैसे लोकल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट्स हैं जिन पर स्टेट गवर्नमेंट्स कानून बनाती हैं। और तीसरी और बड़ी इंटरेस्टिंग है कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें एजुकेशन, फॉरेस्ट जैसे सब्जेक्ट्स हैं जिन पर सेंटर और स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं। अच्छा, एक और बात, जो सब्जेक्ट्स इन तीनों लिस्ट में कहीं नहीं हैं, उन पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ सेंटर को है। हम हमेशा कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये भारत की सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ा चैलेंज भी। तो सवाल ये उठता है कि हमारा फेडरल स्ट्रक्चर इतनी भाषाओं और कल्चर वाली डाइवर्सिटी को मैनेज कैसे करता है? आज़ादी के बाद एक बहुत बड़ा और हिम्मत वाला फैसला लिया गया, भाषा के आधार पर नए राज्य बनाने का। मकसद ये था कि एक जैसी भाषा बोलने वाले लोग एक ही स्टेट में रहें। इससे एडमिनिस्ट्रेशन भी आसान हो गया और लोगों की अपनी पहचान को भी सम्मान मिला। ये हमारे लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट था
और शुक्र है हम इसमें कामयाब रहे। लैंग्वेज के मामले में भी इंडिया ने बहुत ही बैलेंस्ड पॉलिसी अपनाई है। याद रखिए, हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन नेशनल लैंग्वेज नहीं है। कोई एक नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हमारे संविधान में हिंदी के अलावा 21 और भाषाओं को शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस का दर्जा दिया गया है। इससे ये पक्का होता है कि देश की सभी बड़ी भाषाओं की इज्जत हो। देखिए, सिर्फ कानून और नियम बना देना ही काफी नहीं होता है ना। फेडरलिज्म की असली कामयाबी तो इस बात पर डिपेंड करती है कि हमारे नेता और पॉलिटिकल पार्टीज इसे असल में प्रैक्टिस कैसे करते हैं। 1990 के बाद इंडिया की पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा चेंज आया। ये दौर था कोalition गवर्नमेंट्स का, यानी गठबंधन सरकारों का। जब सेंटर में किसी एक पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती तो उसे रीजनल पार्टीज के साथ मिलकर सरकार बनानी पड़ती है। इससे हुआ ये कि रीजनल पार्टीज की इंपॉर्टेंस बढ़ गई और सेंटर और स्टेट्स के बीच पावर शेयरिंग और एक दूसरे की ऑटोनॉमी का सम्मान करने का एक नया कल्चर शुरू हुआ। अब आते हैं सरकार के तीसरे और शायद सबसे जरूरी लेवल पर, वो लेवल जो डेमोक्रेसी को सच में हमारे आपके दरवाजे तक लेकर आता है। साल 1992। ये साल इंडियन डेमोक्रेसी के लिए एक लैंडमार्क है। क्यों? क्योंकि इसी साल हमारे संविधान में एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट हुआ। इसका मकसद था पावर को और नीचे यानी ग्रासरूट लेवल तक ले जाना। इसी अमेंडमेंट ने लोकल गवर्नमेंट यानी पंचायतों और नगर पालिकाओं को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया और उन्हें पहले से कई ज्यादा पावरफुल बना दिया। तो ये नया स्ट्रक्चर कैसा है? चलिए समझते हैं। गांव में होती है ग्राम पंचायत, फिर कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर बनती है पंचायत समिति या ब्लॉक समिति, और फिर एक जिले की सारी पंचायत समितियों को मिलाकर बनता है जिला परिषद। और शहरों का क्या? शहरों में इसी लोकल गवर्नमेंट को हम म्यूनिसिपैलिटी या नगर पालिका कहते हैं। तो इस डिसेंट्रलाइजेशन यानी सत्ता के विकेंद्रीकरण का सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ? इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि अब लोकल लोग अपने लोकल इश्यूज पर फैसले खुद ले सकते हैं। इससे ना सिर्फ हमारी डेमोक्रेसी की जड़ें मजबूत हुई हैं, बल्कि औरतों और SC, ST, OBC कम्युनिटीज के लिए भी पॉलिटिक्स में आने के दरवाजे खुले हैं। उनके लिए सीट्स रिजर्व की गई हैं, जो एक बहुत बड़ा कदम है। तो कुल मिलाकर हमने क्या समझा? हमने ये देखा कि फेडरलिज्म सिर्फ पॉलिटिकल साइंस की किताब का एक चैप्टर नहीं है, बल्कि ये भारत की यूनिटी इन डाइवर्सिटी की आत्मा है। ये पावर को शेयर करके हमारी डेमोक्रेसी को और मजबूत बनाता है और ये पक्का करता है कि देश के हर कोने की हर आवाज को सुना जाए और उसकी इज्जत की जाए।